नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। अब आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि सर, इस चैप्टर का वीडियो एक बार ला चुके हैं, दोबारा लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो देखो बच्चों, जब हम इससे पहले इस चैप्टर का वीडियो लाए थे तो उसमें हमने 4 से 5 एग्जांपल्स यूज किए थे जो कि भारत, पाकिस्तान, मुगल और इस्लाम के ऊपर थे, जिनको हमने डिटेल में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आए और काफी सारे लोग उन एग्जांपल्स के ऊपर कमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इस चैप्टर का वीडियो दोबारा बनाना चाहिए। मैं सभी एग्जांपल्स को दोबारा लूंगा और उन्हीं एग्जांपल्स को अच्छे ढंग से मैं इस बार एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि मैंने जो एग्जांपल लिए वो गलत लिए हैं एंड मैं विरोधी हूं इस्लाम का, तो आप कमेंट करके मुझे दोबारा से बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, क्योंकि सभी धर्मों से अपने अपने लोगों की जो मान्यताएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो जुड़ी होती हैं। तो मैं सभी का सम्मान करता हूं। ठीक है, जो एग्जाम्पल थे मैं उनको दोबारा लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और इस चैप्टर का वीडियो जो पहले आया था उसे वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर यह वीडियो वहां पर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 9 में एक जगह पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, एक बार उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 को जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें ये वाला टॉपिक था आपका। ठीक है, ये मूर्ति जो है ये बराह रूप की मूर्ति है। बराह, ठीक है, क्या है? बराह, बराह। ठीक है, बराह होता है सुअर को कहा जाता है। ठीक है, सुअर को कहा जाता है। यहां पर मैंने गलती से 12 कह गया था। ठीक है, 12 रूप कह गया था, जबकि बराह रूप होगा। ठीक है, तो ये वहां पर सही कर लेना, जिन लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 9 पढ़ के आ रहे हैं सही कर लेना। ठीक है, ये बराह रूप की मूर्ति है जो कि कहां से प्राप्त हुई है? एरण, मध्य प्रदेश से। ठीक है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, पूरी की पूरी वहां पर हमने इसकी स्टोरी बताई है। ठीक है, जो 12 है 12 की जगह पर बराह कर लेना, थोड़ी सी यहां पर ये करेक्शन था, मैंने बता दिया। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस को हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री लगभग कंप्लीट होने वाली है, इस चैप्टर का वीडियो दोबारा आ रहा है। ठीक है, बाकी अभी तक हम क्लास 6 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं एंड उसके बाद में 12 की पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 चल रहा है। 5 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी सारी हिस्ट्री एंड उसके बाद में 6 जनवरी से हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हम एक बार चैप्टर के बारे में पूरा देख लेते हैं कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का सार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त हमारे यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन ये भी एक हमारे यहाँ के काफी शक्तिशाली राजा थे, ये दानी राजा भी थे, ये काफी बड़े दानी राजा थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव राजा और चालुक्य राजाओं के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, यहां पर ही आपको मिलेगा पल्लव और चालुक्य राजाओं के बाद में हमारे यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक नई प्रकार की सेना का यूज किया था, उस सेना के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण में कुछ सभाएं चलती थी, उन सभाओं के बारे में पढ़ेंगे, इस पर प्रश्न आ जाता है। और उस जमाने में यानी कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर जो आम जनता थी वो किस प्रकार से रहती थी, आम जनता के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और अन्यत्र में इस्लाम और जो आपका ईसाई धर्म है इनका उदय कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका इतिहास यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा जो लोग इसका वीडियो पहली बार देखने आए हैं, और इसी के साथ में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमको मिल रहा है कौन सा? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारियां हमको मिलती हैं वो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख से जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि स्तंभ किसे कहते हैं, मतलब जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख जैसे कि आपने कई बार देखा होगा मंदिरों के बाहर एक पत्थर की स्लेट लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इनके द्वारा इस सन में इनकी सहायता से इसको पूरा का पूरा बनाया गया था। ठीक है, उसी को कहते हैं अभिलेख। कई बार आपने देखा होगा कि रोड बनवाई जाती, कोई नेता बनवाता है और उसके साइड में एक पत्थर की स्लेट लगवा देता है कि भाई इस ऐसे नेता ने इस दिन इसको बनवाया था। ठीक है, तो उसे कहते हैं अभिलेख, पत्थर के ऊपर खोद करके लिखा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारियां हमको मिलती हैं, इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पर खुदे हुए अभिलेखों से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि इस अभिलेख को किसने वहां पर खोदा था, या फिर इस अभिलेख में जो भी लिखा गया था किसने लिखा था? तो याद रखना, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने संस्कृत भाषा में
प्रशंसनात्मक वर्णन इसमें प्रस्तुत किया, यानी कि संस्कृत भाषा में इस अभिलेख को प्रशंसनात्मक वर्णन के रूप में लिखा है, यानी कि इनकी बड़ाई करते हुए इस अभिलेख को इसमें लिखा गया है। ठीक है, इस अभिलेख को कभी कभी प्रयाग प्रशस्ति और कभी कभी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको याद रखना होगा। किस नाम से? प्रयाग प्रशस्ति, और किस नाम से? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, दो नामों से और जाना जाता है। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा, याद रखना। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, किसी की बड़ाई करना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की बड़ाई करते हुए, ठीक है, बड़ाई में यानी कि उनकी अच्छी बातों को, उनकी अच्छी आदतों को इस अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, इसमें उनकी विजयों का वर्णन है, इसमें उन्हें ईश्वर के बराबर बताया गया। यानी कि जो ये आपको प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, इसमें समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध किए थे उनमें जितनी इन्होंने विजय प्राप्त की, जीते थे युद्ध, उनके बारे में बताया गया है। एंड समुद्रगुप्त को एक ईश्वर के बराबर बताया गया है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा भी की गई है कि समुद्रगुप्त एक योद्धा थे और एक उत्कृष्ट कवि भी थे, यानी कि एक बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, यानी कि गाना बाना इसे सुनना बहुत प्रिय था। ठीक है, और वीणा बजाता था। ठीक है, उसके इस गुप्त गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया, यानी कि जो वीणा बजाने वाला इसका गुण था, इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया कि देखो भैया राजा जी वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतनी जो भी आपको बातें मिलती हैं, ये सारी की सारी बातें किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में दी गई हैं। अब यहां पर हरिसेन द्वारा वर्णित 4 प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में दिया जा रहा है। 4 प्रकार के राजा और उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीतियां थी, इनके बारे में यहां पर दिया जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रीन वाला एरिया है, जिसमें आपको नालंदा, पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग और मथुरा मिलता है, इस क्षेत्र के बारे में। तो हरे रंग का जो क्षेत्र है, यहां पर आर्यावर्त के 9 राजा राज करते थे। 9 शासकों का ये क्षेत्र है जहां पर 9 राजा राज करते। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि इन सभी राजाओं को हरा दिया युद्ध करके और इनके साम्राज्य को अपने राज में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला घेरा आपको मिलता है ये वाला, जहां पर आप देखते हैं रेड डॉट है। ठीक है, रेड डॉट वाला एरिया, लाल बिंदु जहां पर दिया है, यहां पर 12 शासक राज करते। कितने? 12 राजा जो थे यहां पर राज करते थे। 12 राजाओं की यहां पर राजधानी थी, जिनमें से कुछ को यहां पर रेड डॉट के माध्यम से दिखाया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राजाओं की राजधानी को रेड डॉट के माध्यम से दिखाया गया, बल्कि यहां पर इस इलाके में 12 राजाओं के राज थे। ठीक है, इन सभी राजाओं को इन्होंने क्या किया, जो कि इन राजाओं को दक्षिणापथ का राजा कहा जाता, दक्षिणापथ के शासक कहे जाते थे, इन सभी को हराया। हारने के बाद में इन राजाओं ने क्या किया? समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया कि भैया हम हार गए, हमारी मानते, हमें हमारा राज्य चलाने की अनुमति प्रदान करो। तब समुद्रगुप्त ने क्या किया? इनके समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। इतने शक्तिशाली थे समुद्रगुप्त। आपने क्या देखा? सबसे पहले इन राजाओं को हराया, 9 राजाओं को हराने के बाद में यहां पर अपना इनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। फिर आते हैं दक्षिणापथ की ओर, दक्षिणापथ के राजाओं को हराते हैं, दक्षिणापथ के राजा झुक जाते हैं। अब जब झुक जाते हैं तो इनके राज्य को पुनः इन्हें वापस कर दिया जाता है कि आप हमारे अंडर में रह करके अपना राज करेंगे। तीसरे नंबर पर आपको मिलता है ये जो आपको बैगनी रंग का घेरा मिलता, ठीक है, ये वाला इलाका। यहां पर जो राजा राज करते थे, ठीक है, इस इलाके में आपको असम है, तटीय बंगाल मिलता है, नेपाल है, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी के गढ़ और संघ कई सारे आते हैं। यहां पर जो राजा राज्य करते थे, ये मतलब आंतरिक घेरे के रूप में थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, जो समुद्रगुप्त का राज्य था, जैसे कि ये तो समुद्रगुप्त के राज्य में ही मिल गया था। ठीक है, तो इसके आंतरिक घेरे के रूप में ये राज्य आते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। समुद्रगुप्त के राज से लगे हुए थे ये सारे राज्य, और ये इनके लिए उपहार लाते थे कि भैया खुश रहो, हमारे ऊपर अटैक मत कर देना कभी। ठीक है, उनकी आज्ञा मानते थे तथा दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। भैया जब भी समुद्रगुप्त ने कहा कि भैया आज प्रोग्राम है, दरबार में आना है, तो दरबार में आएंगे, साथ में उपहार भी लेकर के आएंगे। ठीक है, ऐसा ये राजा किया करते थे, क्योंकि ये समुद्रगुप्त से डरते थे कि अगर कहीं सनक गया और आगे अटैक कर दिया तो सबको मार गिराएगा एक तरफ से और पूरे राज्य को अपने में मिला लेगा। तो सनक से सभी लोग डरते थे और इनके मतलब दरबार में उपस्थित रहते थे, उपहार वगैरह लाते रहते थे। इसके बाद में आपको मिलता है ये बाह्य राज्य। ठीक है, जो बाहर के इलाके थे, जो कि आपको नीले में मिलते हैं, नीचे का आपको मिल रहा है श्रीलंका है, ये आपको मिल रहा है, ये वाले इलाके ये नीले रंग से रंगे गए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर कुषाण और शक वंश के शासक जो थे वो राज करते थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल हैं। इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था कि भैया हम तुम्हारे अधीन रह करके राज्य करेंगे।
लगे, यानी कि तुम्हारे गुलाम बन करके, ऐसे समझ लो, गुलाम तो नहीं कह सकते, ठीक है, गुलाम तो नहीं कह सकते, अधीन का मतलब है कि तुम्हारे अंडर में आकर के, तुम्हारे अंडर आकर के राज करेंगे। और इन सब ने क्या किया था, अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। सबकी बेटियों के साथ इन्होंने समुद्रगुप्त ने शादी कर ली थी, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हो किस लेवल की ताकत थी समुद्रगुप्त के पास में। क्या किया, जो नीले रंग के जैसे कि शक शासक हैं, ठीक है, कुषाण शासक हैं, इन सभी ने क्या किया, समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया कि भैया हम आपके अधीन रह करके राज करने के लिए तैयार हैं, आप हमारी बेटी से शादी कर लो, ठीक है। और बेटी से शादी हो गई उनकी। अब ये सारे क्या करने लगे, अधीन रह करके समुद्रगुप्त के सामने राज करने लगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के राजाओं के यहाँ पर वर्णन दिया रहा है। सबसे पहले राजा वो जिनको हरा करके उनके राज को अपने अंदर में शामिल कर लिया। दूसरे राजा वो जिनको हराया, हराने के बाद में उन्होंने समर्पण कर दिया, तो उनके राज्य को उन्हें वापस दे दिया गया कि जाओ आप अपने राज्य में अपना कार्यभार संभालो जाकर के, राजा बन के रहो, लेकिन हमारे अंडर में रहोगे, ठीक है। तीसरे वो जो समुद्रगुप्त से डरते थे और इनके लिए उपहार वगैरह लाते थे, इनके दरबार में उपस्थित रहते थे, जो कि इस इलाके में थे। चौथे वो मिलते हैं जो बाहर के इलाके थे, जैसे कि आपको शक शासक मिलते हैं, ठीक है, शक वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे, जो कि बाहरी इलाके में थे। ये इन्होंने क्या किया था, युद्ध करने से पहले समर्पण कर दिया और अपनी जो बेटियां थी उनकी शादी इनके साथ में कर दी। तो 4 प्रकार के यहां पर नीतियां दिखाई जा रही। आगे बढ़ते, अब समुद्रगुप्त की वंशावली को भी एक बार देख लेते हैं। यहीं पर हमने एग्जाम्पल यूज किया था, समझो एक बार। तो अगर हम समुद्रगुप्त की मां की बात करते तो इनका नाम था कुमार देवी, लिच्छविगढ़ की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त की मां, इनका नाम था कुमार देवी और ये लिच्छविगढ़ की थी, ठीक है। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे, ठीक है। इनके पिता चंद्रगुप्त थे जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। अच्छा, जो आपको ये मिलते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय आप इनको कह सकते हो, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, प्रथम पहले शासक थे, और चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश के पहले शासक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए, याद रखना वो मौर्य वंश के शासक थे, और जब केवल चंद्रगुप्त की बात की जाए तो ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। याद रखना, चंद्रगुप्त जो थे ये समुद्रगुप्त के पिता थे, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। जबकि अगर आप इनके दादा और परदादा की बात करोगे, यानी कि चंद्रगुप्त के पिता और उनके पिता की, तो उनका उल्लेख आपको महाराजा के रूप में देखने को मिलता है कि हाँ भाई, इन लोगों ने अपने नाम के आगे महाराजा लगा के रखा था। अब अगर समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्र का जो बेटा है, ठीक है, समुद्रगुप्त का जो बेटा था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। हमें हमारे इतिहास में 3 चंद्रगुप्त देखने को मिलते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में मौर्य वंश के इतिहास में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में दूसरे मिलते हैं आपको चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये थे कौन, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनको शक विजेता कहा जाता है, ठीक है। जो शक इलाका था जहां पर शक लोग राज करते थे, ये शक विजेता कहे जाते थे, इन्होंने उनको हराया था, ठीक है। उसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए। ये सिक्के उसी शक विजय के सूचक हैं, यानी जो ये सिक्के चलाए गए थे शक शासकों की विजय के सूचक थे, ठीक है। यहां पर प्रश्न आता है कि भैया अंतिम शक शासक के पर विजय पाने वाले राजा का नाम क्या है। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या है, तो समुद्रगुप्त है, याद रखना, ठीक है। और व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किस उपलक्ष्य में चलाए गए थे, तो याद रखना शक मतलब इन जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने शक शासक को परास्त किया था। तो इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। किसके, शकों पर विजय के सूचक थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने इतनी सारी विजय कैसे प्राप्त की, जैसे कि भाई अब आप देख लो समुद्रगुप्त जो थे, इनसे इतना खौफ खाते थे कि लोगों ने इनके साथ में अपनी बेटी की शादी करवा दी थी, ठीक है। काफी सारे लोगों ने पहले ही समर्पण कर दिया, उपहार लेकर के आते थे। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतना था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार जो था वो विद्वानों से भरा रहता था। कभी कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट उसी दरबार में थे। यानी कि आप एक चीज यहां पर देखना, मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, जैसे कि आप आज के टाइम पर देखो, हमारे एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, काफी विद्वान हैं, ठीक है। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी इनको क्या है कि हमारा विदेश मंत्री तैनात किया गया, ठीक है।
अमेरिका भी जब कुछ बोलता है ना तो ये अमेरिका की भी बोलती बंद कर देते हैं, ठीक है, इतने विद्वान व्यक्ति हैं। अभी पाकिस्तान की महिला एक थी जो कि आतंकवाद के मुद्दे पर बोलने गई थी, 2 मिनट में उनकी बोलती को बंद कर दिया एस जयशंकर जी ने, ठीक है। एग्जाम्पल आपको कई सारे मिलते हैं। यहां पर कहने का अर्थ मेरा ये था कि कोई भी जो देश है, ठीक है, अगर आप केवल धर्म के ऊपर चलाओगे तो वो देश नहीं चलने वाला है। कोई भी देश आगे तभी बढ़ेगा, कोई भी राजा तभी जीतेगा जब उसके मंत्री जो होंगे वो विद्वान होंगे। जैसे कि आप अकबर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो अकबर जो था काफी शक्तिशाली राजा था, उसने काफी सारे इलाके में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अकबर के राज्य में उसने ये नहीं देखा कि तुम किस धर्म से हो, किस जाति से हो, ठीक है, वो उसने देखा कि भाई तुम विद्वान, उसने कहा बीरबल विद्वान है, उन्होंने कहा अच्छा, उन्हें सभी सवालों का जवाब दे लेता, उन्हें कहा जाओ मंत्री बनाते तुम्हें अपना है, ठीक है, और उसे अपने राज्य में रख लिया। पाकिस्तान में क्या है कि आज के टाइम पर अगर आप देखो, मैंने एग्जाम्पल में दिया था कि पाकिस्तान आज भुखमरी के कगार पे है, वहां पर केवल इस्लाम को देख करके ही वोट दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी राज्य को अगर आगे ले जाना है या फिर कोई भी राज्य मतलब अगर प्रगति करना है, आपको जीत हासिल करनी है, तो धर्म, जाति, पंथ, इन सबसे ऊपर उठ करके आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। कुछ यहां पर इस बात को समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, अब अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इनका जो दरबार था विद्वानों से भरा रहता था, ठीक है, जैसे कि कवि कालिदास हो गए, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हो गए। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, ठीक है, ये आज भी विद्वानों द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है, आज भी इसके ऊपर शोध चलते हैं, ठीक है। तो इनका जो दरबार था ये विद्वानों से भरा रहता था, जिस वजह से इनको क्या है कि जब भी कोई समस्या आती थी तो समस्या का समाधान तुरंत इन विद्वानों से मिल जाता था, इस वजह से ये आगे बढ़ पाए, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है आपको हर्षवर्धन और हर्षचरित। देखो यहां तक हमने डिस्कस किया क्या, समुद्रगुप्त के इतिहास को, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो समुद्रगुप्त था उसको ईश्वर के बराबर बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात, इनकी विजयों का वर्णन किया गया प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति से हमको समुद्रगुप्त के शासन और उनके वंशावली की जानकारी मिलती है। इसके बाद में हमने 4 प्रकार के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके प्रति इनकी नीतियां क्या थी, समुद्रगुप्त की नीतियां कैसी थी, जिनमें हमने सबसे पहले इस इलाके के, फिर जो आपके दक्षिणापथ के राजा थे उनके, फिर आपके जो ये वाला इलाका मिलता है यहाँ पर जो राजा राज करते थे इनके बारे में, और फिर जो बाहरी इलाका था वहां पर जो राजा राज करते थे उनके प्रति इनकी नीतियां कैसी थी, इसको हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने वंशावली को देखा कि भैया चंद्रगुप्त के माँ कौन, ये समुद्रगुप्त की माँ कौन है, पिता कौन है, इनका बेटा कौन था, बेटे ने कैसी उपलब्धियां हासिल की। याद रखना कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले किन्हीं 2 शासकों का नाम बताइए, तो याद रखना पहले मिलते हैं चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक, और दूसरा समुद्रगुप्त, ठीक है। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त समुद्रगुप्त, इन दोनों लोगों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आपको मिलता है हर्षवर्धन और हर्षचरित। इसमें हम डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन के इतिहास को, ठीक है। हर्षवर्धन का इतिहास बहुत ही कम यहां पर दिया गया है और इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हर्ष ने आज से 1400 साल पहले, कितने 1400 साल पहले शासन किया था, ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो जैसे आपने देखा समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के भी एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में संस्कृत में एक जीवनी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित। इनके ऊपर कोई भी अभिलेख के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई, इनकी जो जानकारी हमको मिलती है एक जीवनी के माध्यम से मिलती है जिसका नाम है हर्षचरित, ठीक है, और जिससे हमें हर्ष के शासन और उनकी वंशावली का पता चलता है। अब थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो चीनी तीर्थयात्री है एक जिसका नाम है स्वयं तसांग, ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही भारत आया था। अच्छा, चीन से हमारे देश में कई सारे यात्री आए जिनमें 3 प्रमुख रहते हैं। पहले का नाम आपने देख लिया स्वयं तसांग, एक आपको मिलते हैं फासियन और एक का नाम है फाहियान, ठीक है। 3 शासक, 3 चीनी तीर्थयात्री जिनको आपको प्राचीन भारत के इतिहास में काफी इनका बोलबाला देखने को मिलता है। इन्होंने हमारे भारत की यात्रा की थी, ठीक है, याद रखना। तो जो स्वयं तसांग है ये चीनी तीर्थयात्री था जो कि हमारे भारत देश में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। ये वह काफी समय तक हर्ष के दरबार में भी रहा, उसने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत रूप से विवरण भी दिया, यानी कि लिखित रूप से जानकारी भी प्रदान की। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, याद रखना। हर्ष अपने पिता और उनके जो बड़े भाई थे, हर्ष के जो बड़े भाई थे यानी कि अपने पिता और पिता का सबसे बड़ा बेटा, यानी कि हर्ष अपने बड़े भाई और अपने पिता की मृत्यु के बाद में थानेसर के राजा बने थे, ठीक है। कहाँ के? थानेसर के राजा बने। अच्छा, हर्षवर्धन जो थे उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बहनोई किसे कहते जानते हो? नहीं जानते? चलो मैं आपको बताता हूं। बहनोई यानी कि हर्ष के बहन का पति,
ठीक है। हर्ष की बहन की जिसके साथ में शादी हुई थी वो इनके बहनोई थे, ठीक है। तो वो कन्नौज के शासक थे। अब जब कन्नौज के शासक थे तो भाई इनका कन्नौज से भी इनका लिंक जुड़ गया, संबंध हो गया कन्नौज से। जब बंगाल के शासक ने इनके बहनोई को मार डाला तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, और कन्नौज को अपने अधीन करने के बाद में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने मगध और बंगाल इन दोनों इलाकों को जीत लिया। जीतने के बाद में पूर्व की ओर और आगे बढ़े। पूर्व की ओर इनको काफी सारी सफलताएं मिली, लेकिन जितनी सफलता इनको पूर्व की ओर मिली इतनी सफलताएं इनको अन्य किसी भी जगह पर नहीं मिली। जैसे कि जब इन्होंने पूर्व में कई इलाकों पर जीत हासिल कर ली तो ये और आगे बढ़े, ठीक है। जब आगे बढ़े तो इनको नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का जब इन्होंने प्रयास किया तब वहां पर आ गए चालुक्य नरेश, जिनका नाम है पुलकेशन द्वितीय। इन्होंने आकर के इनको रोक दिया, कह दिया भैया आपसे बड़े योद्धा हम हैं और हम यहां पर खड़े हैं, आप यहां से लौट जाओ। और हर्षवर्धन को वहां से लौटना पड़ा, ठीक है। तो आपने यहां पर हर्षवर्धन का इतिहास कितना देखा। सबसे पहला, हर्षवर्धन ने आज से 1400 साल पहले राज किया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही स्वयं त्सांग जो कि उनका चीनी तीर्थयात्री था आया था, एंड चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग ने हर्षवर्धन के समय में जो कुछ भी देखा उसका एक लिखित विवरण भी देकर गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं, तो हर्षचरित नामक जीवनी से हमको इसकी जानकारी मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है, बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, ठीक है, और हर्षवर्धन सबसे पहले थानेसर के राजा बने थे, ठीक है। और जब इनके बहनोई को कहां के बंगाल के शासक ने मार दिया तो इन्होंने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद में इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। इसके बाद इन्होंने मगध और बंगाल पर जीत हासिल की। इसके बाद में जब ये दक्कन की ओर बढ़े, ठीक है, नर्मदा नदी को पार करके, तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने आकर के इनको रोका और आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। इतना इतिहास एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दिया गया हर्षवर्धन का। हाँ, इतना भी और भी आप याद रखना, थोड़ा सा इतिहास और देखने को मिलता है जो कि हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। हर्षवर्धन को दानी राजा भी कहा जाता है, ठीक है, और क्रूर भी थे, दानी भी थे, क्रूर भी थे। इन्होंने कन्नौज में आकर के काफी सारा दान किया था, ठीक है। एक बार ये दान कर रहे थे, ठीक है, और दान करते करते जितना भी धन इन्होंने कमाया था सारा दान कर दिया। और जब सारा दान कर दिया तो एक लास्ट में व्यक्ति बच गया था। वो जब आया उसने देखा सारा दान खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप हमें क्या दोगे, अब आप खुद भिखारी बन गए हो, हम खाली हाथ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने कहा कि भाई हमारे पास आए हुए व्यक्ति को हम खाली हाथ नहीं लौटा सकते, और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े उस भिखारी को दान दे दिए, और अपनी बहन से एक दुपट्टा लिया जो कि अपने शरीर पर ढक लिया, और उसके साथ में वो अपने घर को वापस गए थे, ठीक है। तो इतने दानी थे ये, दानी के रूप में इनका नाम आता है। और इन्होंने मतलब कन्नौज में आने के बाद में अत्याचार भी काफी किए थे, ठीक है, जो कि जिनका अगर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां देखो, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने बात की समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में, फिर हमने बात की किनके, हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में। और हर्षवर्धन को रोकने वाले व्यक्ति कौन है, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। तो हम बात करेंगे पुलकेशन द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय, इनकी प्रशस्तियां मिलती है जिसके माध्यम से इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। इसको भी समझो। इसी टाइम पीरियड में, यानी कि आज से लगभग 1400 साल पहले के टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो इसी टाइम पीरियड में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। देखो, पल्लव एक राजवंश है, ये एक राजा नहीं थे, एक राजवंश है, ठीक है। जैसे मौर्य वंश था इसी प्रकार से पल्लव वंश था, और इसी प्रकार से चालुक्य वंश भी था। तो ये जो दो वंश थे ये काफी इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह सकते हो काफी महत्वपूर्ण राजवंश थे जो कि दक्षिण भारत में राज करते थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, ठीक है। कांचीपुरम राजधानी थी पल्लवों की, और पल्लवों का जो राज्य था वो कांचीपुरम के आसपास का जो क्षेत्र था वहां फैला था। आप कह सकते हो कि कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि अगर हम चालुक्यों की बात करते हैं तो चालुक्यों का जो राज्य था ये कृष्णा नदी से लेकर के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में फैला था, ठीक है। कृष्णा नदी ये बहती, तुंगभद्रा नदी ये बहती इस बीच में, ठीक है। और इनकी राजधानी थी ऐहोल, ठीक है। पहली राजधानी ऐहोल थी, और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जो ऐहोल था ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहां पर कई सारे मंदिर थे, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा पुलकेशन द्वितीय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, ठीक है। जो चालुक्य राजा जितने भी हुए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध अगर कोई राजा था तो वो था पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। इसने काफी सारे काम किए जिनके बारे में अगले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो पुलकेशन द्वितीय इनके बारे में रवि कीर्ति द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से
से हमको पता चलता है इनके इतिहास के बारे में। इसमें उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है। रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखी जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को दिया, साथ ही साथ इनकी 4 पीढ़ियों का भी इतिहास उसमें दर्ज किया। पुलकेशिन द्वितीय को उनके चाचा से उनका राज मिला था, ठीक है। इनके चाचा राजा थे और चाचा के बाद में ये राजा बने थे। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। जैसे आपने देखा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने उनके ऊपर प्रशस्ति लिखी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने उनके ऊपर एक पूरी जीवनी लिख दी। इसी प्रकार से जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके जो दरबारी कवि थे, उन्होंने इनके ऊपर एक प्रशस्ति लिखी, यानी कि इनके ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिखी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। याद रखना, जो पूर्वी तटीय आपको मिलता है, ठीक है, और जो पश्चिमी तट मिलता है, ठीक है। जैसे कि अपना भारत ये है तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है, दोनों तटों पर इन्होंने अपने ये अभियान, सैनिक अभियान चलाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक मिलता है आपको। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, और जब पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया तो पल्लव राजा को कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, ठीक है। कांचीपुरम में जाकर के उनको छिप करके शरण लेनी पड़ी थी। याद रखना, जब पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजाओं के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है, तो इनको छिपना पड़ा था कांचीपुरम में, ठीक है। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। देखो क्या होता है, जब दो शक्तिशाली राजाओं के बीच में टकरार होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक ना एक राजा जीतता है और एक राजा हारता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो राजा जीतेगा उसकी ताकत अचानक से बढ़ जाएगी। जो राजा जीतता है उसकी भी ताकत कम होती है और जो राजा हारता है उसकी भी ताकत कम होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, चाहे आप पल्लव राजा की बात करो, चाहे आप चालुक्य राजा की बात करो, ठीक है, दोनों राजाओं के का जो ताकत थी वो खूब अच्छी खासी ताकत थी, क्योंकि ताकत के बिना राजा नहीं होता, ठीक है। राजा वही होता है जिसके पास ताकत होती है। जीतता वो है जिसकी नीतियां अच्छी होती हैं, ठीक है। जीतता कौन है? जिसकी नीतियां अच्छी होती हैं। और राजा कौन होता है? जिसके पास में ताकत होती है, ठीक है। जो नीति से और ताकत के साथ में आगे बढ़ता है वही जीतता है, वही राजा बन के रहता है, ठीक है। तो पल्लव राजा जो थे, इनके पास ताकत तो काफी थी, ठीक है, और चालुक्य राजाओं के पास भी ताकत थी। लेकिन हो सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय की जो नीतियां थी वो सफल हुई हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे समुद्रगुप्त के जो थे उनके दरबार में विद्वानों की सभा लगी रहती थी, ठीक है। तो विद्वानों के माध्यम से हर समस्या का समाधान वो लेते थे और आगे बढ़ते थे, हर राज्य पर अटैक करते थे और उसे जीत लेते थे। इसी प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय के पास भी विद्वानों की सभा होगी, जिसके माध्यम से इन्होंने कई सारे राज्यों को विजित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब क्या हुआ, पल्लव राजा और चालुक्य राजा, इन दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई हुई, तो हुआ क्या कि ये दोनों के दोनों वंश जो थे वो दुर्बल पड़ गए, दोनों की ताकत कम हो गई। जैसे कि अभी हमें एक बात बताओ, ये इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के बीच में अगर अभी लड़ाई होती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो अगर इंडिया जीत भी जाता है तो भी इंडिया की ताकत कम होगी, कई सारे सैनिक मारे जाएंगे, काफी सारा पैसा नष्ट हो जाएगा, काफी सारे इलाकों में विध्वंस मचेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जीत भले ही जाए लेकिन कमजोर तो पड़ जाएंगे, फिर कोई भी और आकर के को बचा के चला जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हुआ, जब ये चालुक्य राजा और पल्लव राजा के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों के दोनों वंश दुर्बल पड़ गए। इसके बाद में आए हैं राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट और चोल वंश आए और इन दोनों लोगों ने क्या किया, इनको पल्लव और चालुक्यों को अंत कर दिया, ठीक है। इनका मतलब इनको समाप्त करके भगा दिया और अपना राज्य यहां पर स्थापित कर दिया, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों की ताकतें कम हो गई, तीसरे ने आकर के यहां पर फायदा उठाया, ठीक है। तो ये आपको इतिहास मिलता है पल्लव चालुक्यों के इतिहास का, ठीक है, पल्लव और चालुक्यों के इतिहास का, ठीक है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जो ये आपको जितने भी राज्य मिलते हैं, चाहे वो पल्लवों का राज्य हो, चालुक्यों का राज्य हो, राष्ट्रकूटों का राज्य हो, हर्षवर्धन का राज्य हो या फिर समुद्रगुप्त का राज्य हो, इन सभी राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो क्या थी, गांव होते थे पहले, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम आप देखो, शुरुआत कहां से हुई थी, मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है। शुरुआत हुई थी जैसे कि पहले कबीले हुआ करते थे, कबीले का सरदार होता था और जो सरदार होता था उसको ही लोग राजा मानते थे, ठीक है। सरदार को कोई भी कर नहीं देता था, बल्कि सरदार को क्या होता था, भेंट दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे, लोगों ने विकास किया तो काफी बड़े कबीले बनने लगे, 2-3 कबीलों में एक सरदार होने लगा। फिर कई सारे कबीलों के सरदार जो थे वो मिलकर के यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद में अपने आप को
राजा घोषित कर देते थे कि भाई अब हम राजा हैं। फिर वो क्या करने लगे, धीरे धीरे कर लेने लगे, ठीक है। लेकिन इकाई अभी भी जो प्रशासनिक इकाई थी वो गांव पर ही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन राजाओं ने बदलाव लाने शुरू कर दिए। अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों के साथ इन्होंने अपना समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने कई सारे कदम उठाए, ठीक है। जो कदम उठाए उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था और अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इन्होंने सैन्य शक्ति के लिए कदम उठाए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक सुधार के लिए मैंने आपको बता दिया, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पहले ये भेंट लेते थे, अब ये क्या करने लगे, कर लेने लगे, ठीक है। सामाजिक, इन्होंने सामाजिक रूप से भी इन्होंने सुधार किए। यज्ञ के माध्यम से अपने आप को राजा बनाते थे। फिर जनता से तो मतलब अपना मांगते थे कि जनता का सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा भी मतलब काफी जो शक्तिशाली वर्ग होता था उनके साथ में भी मिलकर के रहते थे, कई सारे शक्तिशाली लोगों से मिलकर रहते थे और अपना सामाजिक बल बनाते थे। राजनीतिक बल भी अपना बना करके रखते थे, विद्वान लोगों की सभाएं रचते थे, ठीक है। प्रशासन की महत्वपूर्ण पद, हाँ, प्रशासन में जो कुछ महत्वपूर्ण पद थे वो अनुवांशिक बन गए थे, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा, ठीक है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था, जैसे कि हरिसेन को ही ले लो, ठीक है। हरिसेन की अगर हम बात कर दे तो ये अपने पिता की तरह महादंड नायक बने, साथ ही साथ इनको कुमारा मात बनाया गया और संधि विग्रहता भी बनाया गया। इनके पास में 3 पद थे और वंश परंपरा के हिसाब से भी चले। इनके पिताजी कौन थे, महादंड नायक थे, तो ये महादंड नायक भी बन गए। इनकी विद्वता को देकर के कुमारा मात भी बनाया गया और संध विग्रहता भी बनाया गया। आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो एक साथ में कई सारे पदों को लेकर के बैठते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई वो कई सारे परिषद अपने एक ही मंत्री हैंडल कर लेता है कि भैया ये भी हमें दे दो विभाग, वो भी हमें दे दो, 3 4 विभाग लेकर के बैठ जाते, ठीक है। ऐसा होता है आज भी, ठीक है, ऐसा पहले भी था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। जो प्रशासन के महत्वपूर्ण पद थे वो अनुवांशिक थे और कभी कभी एक ही पद पर मतलब एक ही व्यक्ति कई सारे पदों पर तैनात रहता था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला भी था, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति यानी कि जैसे कि आज के टाइम पर आप देखो बिजनेस में किसका बोलबाला है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में किसका बोलबाला है, ठीक है, राजनीति में किसका बोलबाला, इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों का बोलबाला था। जैसे कि आपको सबसे पहले मिलता है नगर श्रेष्ठी, यानी कि मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी, व्यापार क्षेत्र में, ठीक है। और जो शहर में बैंकिंग एरिया है, बैंक तो उस समय नहीं थे, ठीक है, मुख्य बैंकर या फिर मतलब आप कह सकते हो सेठ, ठीक है, उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता। तो शहरों का जो व्यापारी होते थे, ठीक है, उस क्षेत्र में नगर श्रेष्ठी का बोलबाला रहता था, ठीक है। व्यापारियों के काफिले का नेता, जितने भी व्यापारी होते थे उन सभी व्यापारियों में जो व्यापारी के काफिले का नेता होता था उसका बोलबाला रहता था, ठीक है। और स्थानीय प्रशासन में राजा के जो प्रशासन जो होता था, ठीक है, उसमें इसका बोलबाला काफी रहता था, ठीक है। इसके अलावा प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार का बोलबाला रहता था। शिल्पकार तो कई सारे, लेकिन उन शिल्पकारों का जो नेता है उसका बोलबाला रहेगा, ठीक है। जैसे कि भैया अगर आप उत्तर प्रदेश में आओगे, अभी एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज आई थी, आपने देखी होगी, ठीक है, बढ़िया है या घटिया है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। आपने देखी होगी मिर्जापुर वाली, ठीक है। उसमें आप देखो पूरे शहर के ऊपर किसका बोलबाला रहता है, कालीन का, ठीक है। वो कालीन का बोलबाला रहता है, वो कहता है कि भैया राजा हम रहे या मुन्ना, नियम सेम रहेंगे, ठीक है। और फिर मुन्ना कहता है कि भैया नियम एक ही है, कि नियम कभी बदल सकता है, ठीक है। तो यहां पर उसका बोलबाला था पूरे शहर के ऊपर, जहां वो जाता था लोग डर के मारे झुक जाते थे कि भैया प्रणाम, हमारे ऊपर गोली मत चला देना, ठीक है। इसी तरह से प्रशासन जो था, स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था। जैसे कि भाई कोई एक आम व्यापारी गया तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर व्यापारियों के काफिले का नेता जा रहा है तो उसकी बात तुरंत सुनी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों का क्या था, बोलबाला भी था, ठीक है। कायस्थों का भी बोलबाला था, यानी लिपिकों के प्रधान, ठीक है। इन सभी के नाम दिए गए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या कहा जाता है, याद रखना सातवाह कहा जाता है व्यापारियों के काफिले का नेता, ठीक है। इसके अलावा मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जाता है, तो प्रथम कुलीक। लिपिकों के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो कायस्थ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि मुख्य बैंकर या फिर शहर के व्यापारी को क्या कहा जाता है, याद रखना क्या, नगर श्रेष्ठी, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट ये हाईलाइट है, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि सार्तवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए, ठीक है। अब आप सार्तवाह,
अब सार्थवाद से आप अर्थ निकालोगे, सारथी तो नहीं कह रहे कहीं, ये सारथी नहीं, काफिले का नेता, ठीक है, व्यापारियों के काफिले का नेता, याद रखना, ठीक है। एक नए प्रकार की सेना, हाँ, जो राजाओं ने सेना के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया था उसको यहां पर समझो। देखो कुछ राजाओं ने क्या किया था, पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित यानी कि वो लोगों को रखते थे, उनको वेतन देते थे और जितना भी अपनी अपनी सुरक्षा का काम करवाते थे, और जहां कहीं भी युद्ध करने जाते थे उनसे काम लेते थे, युद्ध करवा देते थे, ठीक है। तो कुछ राजाओं के, पुराने राजाओं की तरह कुछ राजाओं ने ऐसा किया। इसके साथ ही साथ कुछ राजाओं ने क्या किया, सेना नायक भी होते थे, सेना नायकों को रखा जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता। समझो क्या कहा जा रहा है, कहा यहां पर ये जा रहा है कि भैया सबसे पहली बात तो कुछ राजाओं ने क्या किया कि भैया सैनिक रख लिए सारे के सारे, ठीक है, कि भैया हमारे पास 50 सैनिक है, 50 सैनिकों की संख्या है, फिर 50,000 सैनिक है हमारे पास में, ठीक है, 50,000 सैनिक रहते हैं। कुछ राजाओं ने क्या किया कि भैया हम केवल 500 सैनिक अपने पास रखेंगे, ठीक है, और हम इतने इलाके में राज करते हैं, ठीक है, इतने इलाके में राज करते हैं। अब इस इलाके को इन्होंने क्या किया, 1 2 3 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 12 भागों में डिवाइड करने के बाद में एक सेना नायक चुना और उस सेना नायक को ये इलाका दे दिया और उससे कहा कि भाई तुम 5,000 सैनिक रखोगे अपने पास में, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वो सैनिक हमारे पास आएंगे, ठीक है, और उसके बदले में हम आपको वेतन नहीं देंगे, बल्कि ये भूमि आपको दान में दे रहे, इस भूमि से जितना भी कर प्राप्त होगा वो आप लोगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे उन्होंने क्या किया कि 12 सेना नायक अपने पास में रख लिए, ठीक है। अब 12 25 60,000 इनके पास में सैनिकों की संख्या हो गई। इन सैनिकों को इनको वेतन भी नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है, और इतने इलाका इनको दे दिया कि भाई इस इलाके से तुम कर प्राप्त कर सकते हो, कर इसे यहां से लो और अपना खर्चा चलाओ, ठीक है। बदले में जब भी हम कहेंगे तो आप हमको क्या करोगे, सैनिक सहायता प्रदान करोगे, ठीक है। तो कुछ राजाओं ने ऐसी अनुबंध स्थापित कर लिए। अच्छा, जो ये अनुबंध स्थापित किए गए इसको एक अलग नाम भी दिया गया। दी गई भूमि से वो कर वसूल सकते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, यानी कि जो भूमि दी जाती थी उससे जो ये सेनापति थे, ठीक है, ये कर वसूल सकते थे, जिससे कि वे अपनी सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, सेना के लिए हथियार वगैरह लाते थे, युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को, यानी जो सेनापति होते थे, उनको सामंत कहा जाता। क्या, सामंत कहलाते थे, ठीक है। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे कि भैया क्या हुआ, एक राजा है, ठीक है, जिसने क्या किया, केवल 5 सामंत अपने पास में रखे, ठीक है, 5 सामंत, 1 2 3 4 5, और राजा यहां पर राज कर रहा है, ठीक है। इस पूरी भूमि को सामंतों में बांट दिया, कहा कि भाई तुम इतने इतने सैनिक अपने पास में रखोगे और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी सैनिक लेकर के हमारे पास आओगे। अब एक सामंत जो यहां पर राज कर रहा है, दूसरे नंबर वाला, इसने काफी समय तक युद्ध तो किया नहीं, अब इसकी शक्ति जो थी वो काफी बढ़ गई, ठीक है। इसने देखा कि राजा धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है और हमारी शक्ति बढ़ रही है, तो इसने क्या किया, ये गया, इसने राजा को मार दिया और राजा की जगह खुद ले ली, ठीक है। तो जहां कहीं भी राजा दुर्बल पड़ते थे, ये सामंत तो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे कि भैया अब हम स्वयं राजा हैं, ठीक है। कभी कभी राजा को मारते नहीं भी थे, ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि राजा को मार के ही स्वतंत्रता घोषित करें, ये अपनी स्वतंत्रता वैसे भी घोषित कर देते थे कि भैया इतने इलाके की राजा अब हम खुद हैं, अब हमें राजा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम खुद राजा हैं और जितनी भी जनता है वो तुम हमारी प्रजा हो, ठीक है। हम अपनी सेना रखते हैं और हम अपने मन के राजा हैं, मन के भी राजा हैं और तन के भी राजा हैं, जमीन के भी राजा हैं, ठीक है। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वहां पर ऐसे सामंत जो थे वो सर उठाने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो ये यहां पर एक इसकी घाटा भी था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के राजाओं ने में सभाएं, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, देखो इसको भी समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्लव अभियानों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। देखो जो पल्लव अभिलेख आपको मिलते हैं अभियानों अभिलेखों में, ठीक है, तो जो पल्लवों द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं उसमें कई सारी स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पर उर नाम की ग्राम सभा के होने की बात कही गई। यानी कि जब आप दक्षिण की ओर जाओगे और दक्षिण के इलाकों को का इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, तो दक्षिण के राज्यों में सभाओं की चर्चा मिलती कि वहां पर भैया सभाएं होती थी। जैसे कि जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी होते थे वहां पर ब्राह्मण भूस्वामियों को जो संगठन था उसे कहा जाता सभा। इस संगठन का नाम ही था सभा,
ठीक है। इस संगठन का नाम था सभा। अब जो ये संगठन थे, ये जैसे कि सभा है तो सभा लगाएगी, ठीक है, और उस सभा के माध्यम से सिंचाई कितनी होनी है, कहां पर होनी है, खेती बाड़ी में फसल कौन सी कराई जाएगी, इससे रिलेटेड सड़क कहां पर बननी है, मंदिर कहां पर बनेगा, मंदिर की देखरेख करनी, इससे सारी की सारी ये जो निर्माण से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती थी उनका निर्णय लिया जाता। जहां पर ये ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहां पर क्या होता था कि उर नामक एक ग्राम सभा के होने की बात कही गई, ठीक है। वहां पर उर नामक ग्राम सभा होती थी जो कि चर्चाओं के माध्यम से, ठीक है, अपने सारे के सारे कामों को करती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है, ठीक है, नगरम, ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाता है नगरम, ठीक है, तो व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। एक बार प्रश्न आया था इसी के ऊपर कि नगरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो नगरम का शाब्दिक अर्थ है व्यापारियों का संगठन, ठीक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत से स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, ठीक है। तो जो ये सभाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि भाई सभा हो गया, उर है, ठीक है, ये, या फिर आप नगरम की बात करते हो, ये जो धनी और शक्तिशाली भूस्वामी लोग थे, या फिर हम बात करते हैं व्यापारी जो थे, इनके नियंत्रण में सारी सभाएं कराई जाती थी, ठीक है, और काफी लंबे समय तक ये सभाएं होती रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आम जनता की, कि जो आम जनता थी वो किस प्रकार से रही, किस प्रकार से मतलब आम जनता में पूरी की पूरी बातें चलती थी, ठीक है। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमको नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों में देखने को मिलती है, किसकी, जन साधारण के जीवन की। जैसे कि भैया आम जनता की अगर आप देखोगे आज के टाइम पर जो भी मूवी बनती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा हम मिर्जापुरी ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल, काफी सारे लोगों ने देखी होगी। तो मिर्जापुर में आप देखोगे आम जनता को उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से लोग मसाला खाते हैं, किस प्रकार से सत्ता के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्या होता है, आम जनता की गतिविधियां दिखाई जाए। जैसे कि भाई एक बात बताओ हमको, अभी एलियन यहां पर आए, ठीक है, कोई एलियन यहां पर आए और एलियन यहां पर जानने के लिए कि भैया यहां पर कौन कैसे लोग रहते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले यहां की चीजों को पढ़ेंगे। एक मिनट, एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जिट जा रहा है, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए जो कि बिल्कुल अच्छा रहे। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। आप जितनी भी मूवियां देखोगे, हमारे बॉलीवुड की देख लो, ठीक है, जैसे कि आप हमारे बॉलीवुड की मूवियां देखो तो उसमें आपको बॉलीवुड में जो जो होता है वो देखने को मिलेगा। आप साउथ की मूवी देखोगे तो उसमें आपको साउथ का कल्चर देखने को मिलेगा अधिकतर। आप हॉलीवुड को मूवी देखो तो वहां पर आपको हॉलीवुड का कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। आप चाइना की मूवी देखो तो उसमें आपको चाइना का कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जहां पर जो नाटक या फिर जहां पर जो मूवी बनाई जाती है वहां का कल्चर या फिर वहां के लोग जो होते हैं उसकी गतिविधि को उसमें डाला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो जनसाधारण के जीवन था, ठीक है, यानी कि आम जनता जो थी उसके जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमको उस टाइम पर लिखे गए नाटकों में देखने को मिलती है, ठीक है, नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से देखने को मिलता है, जिसमें कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। जो कालिदास हैं इनके जो नाटक आए हैं सामने, ठीक है, कालिदास के काफी सारे नाटक हैं जिनमें आपको एक मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे जो कालिदास जो थे इन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उसमें अधिकतर मतलब अधिकतर राज दरबार हो गया या फिर हम जनता की बात करते हैं, इसकी इसमें बात की गई, ठीक है। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, ठीक है। आम जनता के बारे में हम देख रहे हैं तो आम जनता को अगर आप देखो तो राजा और जो ब्राह्मण लोग थे इनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। और जबकि अगर हम अन्य साधारण लोगों की बात करते हैं जिसमें महिलाएं आती हैं और पुरुष जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, जो अन्य लोग हैं वो प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि जो प्राकृत शब्द है, ठीक है, प्राकृत इसका अर्थ क्या होता है। तो प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो आम जनमानस की भाषा होती है। जैसे कि आपके यहां पर अगर अंग्रेजी बोली जाती है तो आपके यहां की प्राकृत भाषा अंग्रेजी है, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हमारे यहाँ की प्राकृत भाषा हिंदी है। अगर आप जहां कहीं भी जाते हो, ठीक है, वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो वहां की प्राकृत भाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की कहानी, प्रेम कहानी पर आधारित है। काफी प्रसिद्ध ये नाटक है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, आम जनता के बारे में, आम जनता के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है या फिर मतलब जो भी जानकारी में प्राप्त होती है वो नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। अगर हम नाटकों को देखें तो कालिदास के नाटकों से हमें पता चलता है कि जो आम जनता थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी और जो राज परिवार के लोग थे और जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, संस्कृत बोलते थे, ठीक है। और कालिदास का सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम
वसल्लम। ठीक है, ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं दी गई है, इतनी एनसीईआरटी में दी गई थी जो मैं आपके लिए लाया हूँ। अन्यत्र में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर विश्व के इतिहास में थोड़ा सा दिया गया है कि भैया इस्लाम और ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की गई है अरब में। कहां पर? अरब में। और लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी इसकी शुरुआत। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया, इसके बाद सभी को समान माना गया। यानी कि इस्लाम में क्या है कि अगर आप देखोगे तो एक ईश्वर मानते हैं जो कि अल्लाह। ठीक है, और कहा गया है कि निराकार है और इसका कोई भी स्वरूप नहीं है। ठीक है, निराकार है, निरूप है। ठीक है, और उसकी ही आराधना करनी है, बाकी के सब बराबर हैं। इसमें अल्लाह को ही सबसे ऊपर माना गया है, बाकी के सब बराबर हैं। और कहते हैं कि भाई जो भी होता है अल्लाह की इच्छा से ही होता है। ठीक है, जो भी होता है अल्लाह की इच्छा से ही होता है। और अगर आप अल्लाह के अलावा अन्य किसी को भी अगर आप भगवान मानते हैं तो आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, ऐसा कहा जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, ईसाई धर्म 100 सालों के दौरान उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैला। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों में से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे इस अपने साथ में नए धर्म को भी लेकर के आए। देखो, अगर हम बात करते हैं कि भाई भारत देश में ईसाई धर्म कैसे आया, ठीक है, तो भारत देश में ईसाई धर्म, या फिर हम बात करते हैं कि भाई इस्लाम धर्म कैसे आया, तो हमारे यहाँ पर कुछ व्यापारी आते थे और वो व्यापारी क्या करते थे, हमारे यहाँ से मसाले हो गए, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब कुछ लेकर के जाते थे। अब जब वो हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे तो वो हमारे देश से परिचित भी थे। इससे पहले हमारे देश में कोई भी इस्लामिक नहीं था, कोई भी मतलब ईसाई धर्म का नहीं था। ये व्यापारी ही हमारे यहाँ पर आए और आने के बाद में इन नए धर्मों को लेकर के आ गए। ठीक है, उसका उन्होंने यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो तटीय इलाका है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, मतलब अलग धर्म आपको देखने को मिलता है, ईसाई धर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना जो इस्लाम धर्म है उसका उदय आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब में हुआ था। किसने इसकी शुरुआत की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। हाँ, एक बात याद रखना, जैसे कि हम बात करते हैं ईसाई धर्म की या हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म केवल एक है जिसका नाम है सनातन। हिंदू भी कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हिंदू नाम दिया गया है, ठीक है, हम लोगों ने नाम दे दिया है, बट हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है जिसका नाम है सनातन, जिसका न आदि है न अंत है। कोई नहीं बता सकता कब इसकी शुरुआत हुई थी और कोई भी नहीं बता सकता कब इसका अंत होगा। ठीक है, जो कि अनंत काल तक चलने वाला है। ये मजहब है, जैसे कि आपने देखा इस्लाम एक मजहब है, ईसाई एक मजहब है, ठीक है, बौद्ध एक मजहब है, जैन एक मजहब है जिसको लोग मानने वाले। ठीक है, मजहब किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा की जाती है और मजहब की स्थापना किसी एक इंसान के द्वारा की जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, इसी के साथ में हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हमें एक बात बताओ कि पूरे चैप्टर को पढ़ते टाइम कि आपको कहीं भी ऐसा लगा कि मैंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध में कोई बात कही? ठीक है, अगर लगाओ तो कमेंट बॉक्स में बेखटक बता देना। ठीक है, इसी तरह से मैंने इन्हीं एग्जांपल्स का यूज किया था किसमें, इससे पहले वाले चैप्टर में। हाँ, एक एग्जांपल और दिया था जिसको मैं बता देता हूं। देखो, एक बार क्या हुआ था कि अकबर ने बीरबल से कहा कि भैया तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की पूजा कर रहे हो, क्या पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे? हमारी तरह देखो, अल्लाह की पूजा करो, एक ईश्वर को मानो। मतलब इन्होंने बीरबल से ये बात कही अकबर ने। तो अकबर बीरबल ने तुरंत तो इसका जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा कि भाई सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, हम आपको जवाब देंगे इसका, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, कुछ समय के बाद में अकबर एक दिन अपने शहर के लिए, मतलब शहर के लिए निकले, अपने शहर में घूमने के लिए निकले। ठीक है, जब घूमने के लिए निकले तो बीरबल बड़ा चालाक आदमी थे। बीरबल ने क्या किया कि एक बूढ़ी महिला को लिया, ठीक है, और उसे बीच रोड पे बैठाल दिया। ठीक है, और बैठालने के बाद में एक अकबर का बड़ा सा चित्र दिया और उसके सामने बैठाल करके कहा कि इसकी पूजा करो। और वो बूढ़ी महिला आकर के उसकी पूजा करने लगी। जब अकबर वहां से निकले और अकबर ने देखा कि एक मूर्ति की पूजा कर रही, एक चित्र की पूजा कर रही है, और अकबर ने देखा कि वो चित्र उनका है, तो अकबर ने सैनिकों से कहा कि भाई देखो ये महिला मेरी पूजा क्यों कर रही है चित्र की, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो महिला ने कहा कि ये हमारे राजा हैं, ये हमारे पालनहार हैं। बड़ा बड़ाई की महिला ने राजा की। ठीक है, और ये कहा कि भाई हमारे राजा हमारे लिए भगवान के समान है और इनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि यही हमें खाने को देते हैं। अकबर बड़ा प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अकबर ने कहा कि इस महिला को हमारे दरबार में पेश किया जाए, सोने चांदी हीरे मोती से इसको लाद दिया जाए। उसी टाइम पर पहुंच गए बीरबल। बीरबल ने कहा कि महाराज आप ये महिला को इतना क्यों दे रहे हो, कहने कि ये हमारी पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपकी पूजा कर रही थी? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला
कि ये आपकी पूजा कर रही थी, कहने कि ये हमारे चित्र की पूजा कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मिल गया जवाब। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान को तभी पता चलेगा ना जब भगवान देखेंगे। अगर ये आपके चित्र की जगह मतलब ऐसे ही बैठ करके मतलब पूजा कर रही होती कि भैया हमारे उसके सामने कोई चित्र नहीं होता और वो ऐसे ही पूजा कर रही होती, तो क्या आपको पता चल पाता कभी कि आप ही पूजा कर रही? अगर बोले कि बात तुम 100% की करते हो, अगर ये बिना किसी चित्र की पूजा कर रही होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि ये हमारी पूजा कर रही है और ना इसे कभी लाभ मिलता। ठीक है, ये चित्र को सामने रख करके हमारी पूजा कर रही थी, इसलिए हमको पता चला कि ये हमारी पूजा करती है। ठीक है, और ऐसे इसको लाभ मिला। तो बीरबल ने कहा कि इसीलिए हम भी चित्र का यूज करते हैं, मूर्ति का यूज करते हैं। तो मतलब बीरबल का जो दिमाग है ना वो सच में बीरबल था। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये हमें एक बात बताओ यहाँ पर, क्या कोई इसमें विरोधी बात आपको लग रही है? चलो छोड़ते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ दिए जाते हैं तो फॉलो कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें हो सकता है कि हाँ 2 से 3 4 5 दिनों में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करा दें, तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जाओ जाकर के सारी क्लासेस को ज्वाइन करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।